हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पे। आइए आज पढ़ते हैं अध्याय नंबर 5 को, जिसका नाम क्या है, हमारी सरकार। तो आइए शुरू करते हैं इस अध्याय को और पढ़ते हैं। देखते हैं इस अध्याय में हमको क्या क्या जानकारी प्राप्त होती है। तो सबसे पहले इस अध्याय का जो हेडिंग है क्या है, हमारी सरकार। तो अंततः हम सरकार से जितनी भी संबंधित जानकारी है उसको इस अध्याय में जानेंगे। चलिए पढ़ते हैं। हमारी सरकार यानी अंग्रेजी में सरकार को क्या बोलते हैं, गवर्नमेंट, और हमारी या हमारा आवर गवर्नमेंट। तो आवर गवर्नमेंट यानी हमारी सरकार के बारे में पढ़ेंगे कि सरकार क्या होता है, सरकार को क्यों लाया जाता है या सरकार को क्यों बनाया जाता है और सरकार कैसे चलती है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम अक्सर सरकार शब्द सुनते हैं। यह क्या है, सरकार क्या करती है, लोकतांत्रिक सरकार की क्या विशेषता है। इस अध्याय में इन सवालों के उत्तर ढूंढने का प्रयास करेंगे। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि हम लोग अक्सर यानी हर समय सुनते हैं सरकार शब्द। तो ये आखिर है क्या, सरकार क्या है और सरकार क्या करती है। और लोकतांत्रिक सरकार जो है, हमारे जैसे देश है, हमारे जैसे देश है, लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में लोकतांत्रिक सरकार भी होती है, तो उसकी विशेषता क्या है और सब सरकार से लोकतांत्रिक सरकार में क्या विभिन्नता होती है, क्या डिफरेंस है। इस अध्याय में ये सब सवालों को ढूंढेंगे और पढ़ेंगे, ठीक है। कोसी का बांध टूटा, महाप्रलय की स्थिति, सरकार ने दिए जांच के आदेश। देखिए सबसे पहले प्रॉब्लम से यहाँ पे देखिए क्या है, कोसी का बांध टूटा यानी कोसी मतलब कोसी नदी है बिहार में, उसका बांध टूटा यानी डैम क्या था, डैम मीन्स बांध होता है, डैम टूटा। दूसरा क्या, महाप्रलय की स्थिति यानी ग्रेट कैटेक्लिज्म जो बोलते हैं। महाप्रलय मतलब एक तरह से हम लोग बोलते हैं ना, महाप्रलय आ गया यानी प्रलय शब्द मतलब यानी दुनिया का विनाश यानी खत्म, एक तरह से बोलते हैं। तो महाप्रलय की स्थिति। उसके बाद क्या बोलते हैं, सरकार क्या बोलता है, जांच का आदेश देता है। बिहार के 26 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया यानी बिहार में 26 जिलों को सरकार ने सूखाग्रस्त घोषित किया। सूखाग्रस्त मतलब यानी ड्राउट घोषित कर दिया। अब इसको एक एक कर कर हम देखेंगे सूखाग्रस्त क्या होता है। सबसे पहले सूखाग्रस्त यहाँ पे आ रहा है, तो सूखाग्रस्त से हम क्या समझते हैं। तो सूखाग्रस्त स्टूडेंट वह क्षेत्र होता है, वह जगह होता है, वह इलाके होते हैं जहाँ पे अनिश्चित व कम वर्षा होती है। वर्षा मतलब रेन यानी बारिश जो हम बोलते हैं, जो बारिश की जो मात्रा होती है वो बहुत कम होती है, जिसके कारण क्या होती है कि वहाँ पे जो होता है सुखाड़ हो जाता है यानी कि वहाँ पे बारिश नहीं होती है। पानी की कमी के कारण लोग अच्छे तरीके से खेती नहीं कर पाते, क्योंकि अंततः आप जानते हैं पानी की बहुत बड़ी एक तरह से इम्पोर्टेंस और एक तरह से महत्वपूर्ण चीज़ है पानी क्रॉप के लिए यानी कि फसल के लिए। तो उस जगह में क्या घोषित कर देता है सरकार, यानी सूखाग्रस्त घोषित कर देता है जब वहाँ पे क्या होता है, एक तरह से बारिश नहीं होती है और पानी की कमी होती है। तो उस इलाके को, उस जगह को गवर्नमेंट यानी सरकार क्या कर देती है, सूखाग्रस्त घोषित कर देती है, ठीक है। तीसरा, इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सफाई की जरूरत, सुप्रीम कोर्ट। हम जानते हैं कि हमारे देश में सबसे बड़ा जो कोर्ट है, जो न्यायालय है, जहाँ पे हम अपनी एक तरह से न्याय की मांग करते हैं, एक गुहार लगाते हैं, ठीक है, वो सबसे बड़ी सुप्रीम कोर्ट है। लेकिन हर राज्य में, हर राज्य में जैसे हमारे बिहार में भी हाई कोर्ट है यानी उच्च न्यायालय है, ठीक है। तो यहाँ पे बताया जा रहा है इलाहाबाद उच्च न्यायालय में सफाई की जरूरत, यानी किसने आदेश दिया, सुप्रीम कोर्ट दिया है।
इसके बारे में पढ़ेंगे। 70,000 शिक्षक बहाल होंगे, कौन बोलता है? मुख्यमंत्री। शिक्षक बनने के लिए अब देनी होगी शिक्षक पात्रता परीक्षा, टीईटी जिसको बोलते हैं। मनरेगा में धांधली की जांच होगी, मंत्री। मंत्री क्या बोलता है? मनरेगा में। मनरेगा क्या होता है? तो एक बार आपको बता दूं, मनरेगा MANREGA, मनरेगा महात्मा गांधी नेशनल रूरल गारंटी एक्ट 2005 में लाया गया था, जिसमें क्या होता है, गांव में जो अनस्किल लेबर जो होते हैं, जिनको मतलब कुछ स्किल मतलब उनको कुछ एक विशेष रूप से किसी फील्ड में उनको वो नहीं होता है, तो उनको क्या दिया जाता है, 100 दिन के लिए उनको रोजगार दिया जाता है। जैसे देखते होइएगा गांव में क्या होता है कि बांध बनता है तो उसमें रोजगार दे दिया जाता है, या पेड़ लगा रहे हैं, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती है जिसमें 100 दिन का रोजगार दिया जाता है। ठीक है, तो ये मनरेगा एक तरह से स्कीम है जो कि गवर्नमेंट यानी सरकार लाई थी। 9वीं कक्षा के छात्र छात्राओं को सरकार देगी साइकिलें, बिहार में खिलाड़ियों को मिलेगी सरकारी नौकरियां। अब इतना हमने पढ़ लिया। अब इसमें गौर करने वाली बात यह है कि जितने भी मुद्दा है इसमें, मुद्दा एक तरह से जो जो चीज़ें हैं, जैसे खिलाड़ियों को मिलेगी नौकरी, या छात्र छात्राओं को साइकिल मिलेगी, या मनरेगा की धांधली में जांच होगी, या जो भी देख लीजिए, इसमें किसकी भूमिका है? तो देख रहे होंगे आपको एक चीज कॉमन लग रहा होगा, जो है सरकार। क्योंकि सरकार यहाँ पे मंत्री जो है, सरकार जो है वो क्या कर रहा है, एक पे एक चीजें की घोषित कर रहा है कि मनरेगा की जांच होगी, क्लास में लड़के को साइकिल मिलेगा 9वीं कक्षा को, बिहार के खिलाड़ियों को नौकरी मिलेगी, कोसी का अगर बांध टूटा है तो उसकी जांच होगी। ये सब कौन घोषित कर रही है? तो ये गवर्नमेंट यानी सरकार घोषित कर रही है। इसलिए ये कुछ एक तरह से मुद्दा है जिसको आपको समझ में आ रही होगी कि इससे क्या है कि हम समझ रहे हैं कि ये सब जितने भी चीज़ हो रही है उसमें किसका रोल है एक महत्वपूर्ण, तो बीच में सरकार का रोल आ रहा है। अब सबसे पहले हम सरकार को समझेंगे कि सरकार क्या है, क्योंकि हमने यहाँ पे देखा कि देख रहे हैं जितनी भी चीज़ें हैं उसमें सरकार की भूमिका आ रही है। तो सबसे पहले आखिर सरकार की भूमिका आ रही है, तो सरकार क्या है, क्यों भूमिका आ रही है हर जगह सरकार की, हर फील्ड में? तो आइए देखते हैं। विभिन्न क्षेत्रों से संबंधित निर्णय लेने एवं काम करने के लिए सरकार की जरूरत होती है। विभिन्न मतलब बहुत अलग अलग क्षेत्रों, अलग अलग क्षेत्र होते हैं। खेती का क्षेत्र हो गया, स्कूल में बच्चों की पढ़ाई का हो गया, हेल्थ का अलग क्षेत्र हो गया, मतलब एक तरह से स्वास्थ्य क्षेत्र हो गया, रोजगार का क्षेत्र हो गया। हम लोग जानते हैं ना अलग अलग क्षेत्र होता है, उसका निर्णय लेने के लिए, एक तरह से डिसीजन लेने के लिए, डिसीजन एक तरह से लेने के लिए कि हेल्थ में कितना खर्चा करना है, स्वास्थ्य पे कैसे ध्यान देना है, बच्चों के पढ़ाई पे कैसे ध्यान देना है, कैसे कोई अच्छी स्कीम यानी योजना लाना है जिससे हमारे स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को क्या बोलते हैं एक तरह से सहूलियत हो। तो ये सब जितनी भी चीज़ें हैं उस पर क्या करती है, कौन डिसीजन लेता है? तो सरकार डिसीजन लेता है। इसलिए सरकार को क्या होता है, सरकार की ज़रूरत होती है। आइए आगे पढ़ते हैं। ये निर्णय कई विषयों से संबंधित हो सकते हैं, मतलब ये निर्णय जो होते हैं, ये डिसीजन जो होते हैं, जिस डिसीजन का अभी हम एग्जाम्पल दे रहे थे, वो बहुत सारे अलग अलग विषय यानी सब्जेक्ट से हो सकते हैं। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल के तौर पे देखिए, सड़क और स्कूल कहाँ बनाए, यानी जो रोड है या स्कूल है ये कहाँ पे बनाया जाए, पहला। दूसरा, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचे, अधिक से अधिक बच्चे स्कूल कैसे पहुँचे। हम एक एग्जाम्पल के तौर पे आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं स्टूडेंट। आप देखते होइएगा कि पहले क्या होता था, अभी तो बहुत अच्छा हो गया है, अभी रेशियो सही हो गया है, लेकिन पहले कुछ दिनों की पहले की बात है, क्योंकि बच्ची जो होती थी यानी गर्ल्स जो होती थी वो एक तरह से स्कूल नहीं जाती थी। अगर सपोज मान लीजिए हाई स्कूल है, अगर 2 किलोमीटर 3 किलोमीटर ज़्यादा दूर है तो वो मतलब जा नहीं पाती थी, मतलब अपनी पढ़ाई छोड़ देती थी, क्योंकि एक तो दूर डिस्टेंस भी होता था
और उस थोड़ा सा वो था कि मतलब घर से भी निकलने नहीं दिया जाता था, जिसके कारण क्या होता था कि स्कूल से क्या होता था, लड़की यानी एक तरह से बच्चे क्या होते थे, पढ़ नहीं पाते थे, दूरी के स्कूल में जा नहीं पाते थे। तो इसको ये सब करने के लिए देखते हैं आपकी गवर्नमेंट बहुत सारी योजना लाई, जैसे गवर्नमेंट सरकार साइकिल देना शुरू किया, साइकिल बच्चों को देना शुरू किया, क्योंकि साइकिल से क्या होगा कि बच्चे क्या करेंगे, उससे मतलब साइकिल देंगे तो उससे क्या होगा कि बच्चे एक तरह से दूरी भी होगी अगर, तो उसको यानी पढ़ाई छोड़ कर नहीं, वो क्या करेंगे यानी पढ़ाई करेंगे, कंटिन्यू करेंगे। तो बहुत सारी ऐसी योजना गवर्नमेंट के तरफ से लाई जाती है जिसको उस फील्ड, उस विषय, उस क्षेत्र में एक तरह से सुधार करने के लिए, एक तरह से अच्छा करने के लिए लाई जाती है। ठीक है, तो ये मैं अपने तरफ से एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाया हूँ। ठीक है, आइए आगे पढ़ते हैं। बहुत ज़्यादा महंगाई हो जाने पर किसी चीज़ के दाम कैसे घटाए, तो कौन दाम घटाएगा, तो सरकार, कोई तो एक डिसीजन मेकिंग बॉडी होनी चाहिए या कोई इंसान होना चाहिए जो कि वो काम को करे, तो कौन करता है, सरकार। अथवा बिजली की आपूर्ति को कैसे बढ़ाया जाए, सरकार कई सामाजिक मुद्दों पर भी कार्रवाई करती है, यानी सरकार कई सामाजिक यानी सोशल प्रॉब्लम जो होती है उस पर क्या करती है, कार्रवाई करती है। कार्रवाई मतलब एक तरह से अगर कोई गलत करता है तो उस पर मुकदमे चलाया जाता है, अगर कोई गलत करता है तो उसको एक तरह से उसको सुनवाई की जाती है। तो ये अलग अलग तरीके से होती है। ठीक है, सरकार गरीबों की मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाती है, यानी सरकार जो है गरीबों के लिए मदद करने के लिए कई कार्यक्रम चलाते हैं। इनके अलावा वह अन्य महत्वपूर्ण काम भी करती है, जैसे डाक, तार, फोन एवं रेल सेवा चलाना आदि। ये सब कौन चलाते हैं, सरकार चलाते। एक और एग्जाम्पल के तौर पे आपको हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। आप मिड डे मील के बारे में सुने होइएगा। मिड डे मील वही जो कि यानी जो इसको सरकारी स्कूल में आप देखते होइएगा कि स्कूलों में क्या होता है कि बच्चों को भोजन दिया जाता है, यानी खाना बनती है, वहाँ पे खाना खिलाया जाता है। आप सुनते होइएगा कभी बहुत बार, जैसे कि मिड डे मील कर कर अखबार में भी आता है कि मिड डे मील खाने की वजह से इतने बच्चे डेथ कर गए, या जो भी, मतलब हम समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो मिड डे मील ये क्या है, एक तरह से सरकार की योजना है, सरकार की योजना लाया गया, क्योंकि बहुत सारे एक तरह से गरीब बच्चे होते हैं जो कि मतलब अनप्रिविलेज जो होते हैं, घर से आते हैं, जिनको मतलब एक तरह से वो इतनी प्रिविलेज नहीं होते हैं, इतने वो नहीं होते हैं जिनको अच्छे से भोजन मिलती है या जो भी। तो वो क्या करती है, गवर्नमेंट एक स्कीम लाई जिससे मिड डे मील स्कीम बोलती है। उससे क्या होता है कि बच्चों को क्या किया जाता है, भोजन दिया जाता है, कहाँ, स्कूल में। जिससे क्या होता है कि बच्चे की एक तरह से जो क्या बोलते हैं उसको, बच्चे मतलब आना शुरू कर दे स्कूल में, मतलब बच्चों की ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में बच्चे क्या करें, वो आए स्कूल में। एक तो उनको भोजन भी दिया जा रहा है, और उसी के ये से वो क्या करेंगे कि डेली स्कूल आएंगे, और डेली स्कूल आएंगे तो उससे क्या होगा, उनको एजुकेशन मिलेगी, तालीम मिलेगी, उनको इल्म होगी। इस वजह से गवर्नमेंट क्या करती है, बहुत सारी ये स्कीम है, जैसे मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसी तरह मिड डे मील भी एक स्कीम है। ठीक है, उससे क्या होता है, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या करते हैं कि स्कूल में आते हैं, स्कूल में आएंगे तो पढ़ेंगे, इसलिए ये सब स्कीम बहुत सारी गवर्नमेंट लाती है। आइए आगे पढ़ते हैं। सरकार का काम देश की सीमाओं की सुरक्षा करना। सरकार का काम क्या है, देश की सीमा, यानी जो हमारी कंट्री जो है, हमारी देश की सीमा है, बॉर्डर है, उस बॉर्डर का एक तरह से सुरक्षा, सिक्योरिटी करना, उसका भी फर्ज बनता है। दूसरे देशों से शांतिपूर्ण संबंध बनाए रखना, यानी जो दूसरे देश है, दूसरी कंट्री है आसपास या जो भी, उससे क्या करना, पीसफुली मतलब शांतिपूर्ण एक तरह से उनसे संबंध, रिलेशन रखना। उसकी जिम्मेदारी यह सुनिश्चित करना है कि देश के सभी नागरिकों को पर्याप्त भोजन, शिक्षा और अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। यानी सरकार की जिम्मेदारी होती है, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो देश के सभी, यानी जितने भी कंट्री में जितने भी नागरिक, यानी सिटीजन, नागरिक को अंग्रेजी में सिटीजन बोलते हैं, जितने भी नागरिक हैं उनको एक तरह से पर्याप्त भोजन मिले,
शिक्षा एजुकेशन और अच्छी हेल्थ यानी स्वास्थ्य सुविधाएं मिले। किनकी ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है? गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो अपने सिटीजन को, अपने नागरिक को ये चीज़ दे। भोजन, स्वास्थ्य, शिक्षा, ये सबसे जरूरी चीज़ें हैं। ठीक है। जब प्राकृतिक विपदा घेरती है जैसे सूखा, बाढ़, भूकंप, तो मुख्य रूप से सरकार ही पीड़ित लोगों की सहायता करती है। यानी जब प्राकृतिक, हमने प्राकृतिक का एग्जाम्पल आपको बताता हूँ, जैसे भूकंप यहाँ पे है, सूखा हो गया। देखिए प्राकृतिक क्या है, यानी नेचर के द्वारा जो चीज़, मतलब उसमें हमारा और आपका रोल नहीं है, कोई इंसान का रोल नहीं है, वो बाई नेचर, बाई गॉड, बाई ऊपर वाला हम बोलते हैं ना, तो ऊपर वाले के कारण अगर भूकंप आता है तो बताइए, भूकंप हम तो नहीं कराते हैं ना, वो एक तरह से नेचुरल चीज़ है जो कि वो टाइम टू टाइम जब भी हो जाए, उसका कोई ये नहीं है। जैसे भूकंप हो गया, बाढ़ आ जाना, तो ये सब जितनी भी प्राकृतिक विपदा है अगर आती है तो उस समय जितने भी लोग जो होते हैं पीड़ित होते हैं, पीड़ित मतलब उनको परेशानियाँ, कठिनाइयाँ आ रहा है, या उनको चोट लगी, या जो भी चीज़ हो रही, तो उसको कौन ये करता है? तो सरकार उनको हेल्प करती है। कौन करती है? गवर्नमेंट हेल्प करती है। आखिर सरकार इतना सब कुछ कैसे कर पाती है? अब यहाँ पे सवाल है कि इतना सारा चीज़ आखिर सरकार कैसे कर पाती है? सरकार के लिए इन कामों को करना क्यों ज़रूरी है? सरकार को ये काम करना क्यों ज़रूरी है? अगर वो नहीं करेंगे तो ठीक नहीं है। क्यों करते हैं? कुछ तो होगा, उसके बारे में आइए। जब लोग इकट्ठे रहते हैं और काम करते हैं तो कुछ हद तक सामूहिक व्यवस्था की ज़रूरत होती है। जब लोग मतलब इकट्ठे एक तरह से होते हैं और काम करते हैं, कोई वर्क करते हैं, तो कुछ हद तक सामूहिक व्यवस्था की यानी ज़रूरत होती है। इसके लिए कई आवश्यक निर्णय लेने होते हैं, यानी बहुत सारी डिसीजन लेनी होती है। कुछ ऐसे नियमों की ज़रूरत होती है जो सब पर लागू हो, यानी कि सब पे वो निर्णय यानी डिसीजन जो ऐसा हो, जो रूल जो हो, यानी कि वो सब पे यानी एक तरह से इम्प्लीमेंट हो, लागू हो। ठीक है। अब आइए नीचे पढ़ते हैं। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है। अब एक एक कर कर आपको हम बता रहा हूँ। देखिए सबसे पहले हमने जाना कि सरकार क्या है। तो सरकार क्या है? सरकार लोगों के समूह से बनी एक संस्था या प्रणाली बोल सकते हैं, वह है जो कि देश या राज्य की देखभाल या प्रबंधन करती है। यानी सरकार कैसे बनती है? तो सरकार एक तरह से समूह यानी ग्रुप ऑफ पीपुल या उससे बनी हुई संस्था कह लीजिए या प्रणाली है, जिससे क्या होता है कि वो देश या किसी राज्य में क्या करते हैं, उन जितने भी लोग हैं उनकी एक तरह से देखभाल, उनकी समस्या सुनना, उनका देखभाल करना, उनकी ज़रूरत की चीज़ों को देखभाल करना और प्रबंध करना, ये सरकार की एक तरह से फर्ज बनती है। अब आइए बात करते हैं सरकार जो होती है उसके तीन अंग होते हैं, यानी तीन अंग होते हैं, यानी बॉडी होती है। ठीक है। मतलब उनका अलग अलग काम होता है। ठीक है। तो सरकार का यानी गवर्नमेंट का कितना अंग होता है? तीन अंग होता है, तीन बॉडी होते हैं। पहले को विधायिका बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पहले को विधायिका बोलते हैं। अब आप पूछिएगा कि विधायिका क्या है, तो आइए बताते हैं आपको। विधायिका वो चीज़ है, विधायिका एक तरह से वो चीज़ है जिससे क्या होता है, किसी भी देश या राष्ट्र या शहर जैसी राजनीतिक इकाई के लिए यानी कानून बनाने या कानून बनाने का अधिकार जिनके पास होता है वो विधायिका कहलाता है। ठीक है। अब तीन बॉडी होता है। हमने क्या बोला? सरकार की मुख्य तीन बॉडी होता है। कौन कौन? पहला विधायिका, दूसरा क्या होता है? कार्यपालिका। क्या होता है? कार्यपालिका। तीसरा क्या होता है? न्यायपालिका। अब एक एक कर कर सबसे पहला विधायिका क्या होता है, जिसको लेजिस्लेचर बोल सकते हैं, लेजिस्लेचर बोलते हैं अंग्रेजी में। विधायिका वो चीज़ होता है जिसमें उनको एक तरह से वो क्या करते हैं, वो किसी भी देश, राष्ट्र या राज्य के लिए वो क्या कर सकते हैं, एक कानून बना सकते हैं। यानी क्या कर सकते हैं? कानून एक तरह से बना सकते हैं। ठीक है। विधायिका का क्या अधिकार होता है? वो कानून बना सकते हैं
किसी भी चीज़ों की समस्या के लिए कोई कानून आता है, आप देखते हैं हर चीज़ के लिए कानून आती है, तो वो कानून कौन पारित करता है? तो विधायिका का काम होता है, ठीक है। उससे ऊपर फिर कार्यपालिका होता है, एग्जीक्यूटिव। क्या बोलते हैं? कार्यपालिका मतलब एग्जीक्यूटिव अंग्रेजी में बोलते हैं। इनका कारण होता है उन कानूनों को लागू करना, सॉरी, उन कानून, जो भी कानून अगर आ रहा है, विधायिका एक तरह से कानून बनाया, उसको एक तरह से पास हो गया, कानून बनकर आ गया, तो उसको एक तरह से ग्राउंड पे, एक तरह से भूमि पे यानी जमीन पे उतारने का काम जो होता है वो कार्यपालिका का होता है। यानी एग्जीक्यूटिव जो होते हैं वो क्या करते हैं, उस कानून को, उस चीज़ों को क्या करते हैं, ज़मीन पे लोगों को बताते हैं, समझाते हैं और उस चीज़ को फॉलो करवाते हैं। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल एक तरह से बताया कि मिड डे मील, तो मिड डे मील एक तरह से कहीं कि जैसे बिहार में होता है मिड डे मील का एक वो है, तो सपोज बिहार के जो विधायिका दल होगा वो एक कानून बनाए होंगे और वो पारित किए होंगे। अब वो कानून बन गया तो कार्यपालिका यानी एग्जीक्यूटिव का वो होगा कि उस चीज़ों को यानी ग्राउंड लेवल पे यानी भूमि पे उतारना, यानी ज़मीन पे उस चीज़ को, तो मतलब हर स्कूल में उस चीज़ का एक तरह से इम्प्लीमेंटेशन हो रहा है कि नहीं, यानी बच्चे को एक तरह से क्या है कि मिड डे मील की सुविधा मिल रही है कि नहीं, तो वो मुख्य किसका काम होता है, तो वो कार्यपालिका का, एग्जीक्यूटिव का काम होता है। जो भी कानून बनती है उसको एक तरह से जमीनी पे हकीकत रूप से उतारना, ठीक है। तीसरा क्या होता है, न्यायपालिका। क्या होता है? न्यायपालिका, जिसको अंग्रेजी में जुडिशियरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? जुडिशियरी। अब इनका काम क्या होता है कि उन कानून, जो भी कानून बन रहा है उन कानून को समीक्षा करना कि ये कानून अगर बन रहा है तो क्या ये सही बन रहा है, अगर किसी के लिए बन रहा है तो क्या वो सही बन रहा है या नहीं बन रहा है। तो एक तरह से न्यायपालिका का होता है कि वो न्याय करना मतलब कि वो क्या एक, मतलब एक अच्छा कानून है, यानी ये चीज़ अगर कोई गलत चीज़ तो नहीं हो रही है, किसी लोग के साथ गलत तो नहीं हो रही है, तो वो न्यायपालिका का काम होता है कि वो जुडिशियरी यानी न्याय का काम करना। तो तीनों अलग अलग बॉडी है, आपको समझा दिया। सबसे पहले विधायिका, दूसरा कार्यपालिका, तीसरा न्यायपालिका। हम इस अध्याय में सिर्फ विधायिका और कार्यपालिका की बात करेंगे, न्यायपालिका इस अध्याय में, आपके अध्याय में नहीं दिया हुआ है, ठीक है। तो हम आगे कंटिन्यू करेंगे, लेकिन न्यायपालिका का हम छोटा सा एक ये बता दिया कि न्यायपालिका का काम होता है कि उस चीज़ों को देखना कि अच्छे से काम हो रहा है नहीं हो रहा है, या जो भी चीज़ कानून बना है वो सही बना है कि नहीं, वो मतलब एक तरह से, मतलब वो काम करने के ये है कि नहीं वो कानून, तो उस चीज़ को न्यायपालिका देखती है यानी जुडिशियरी, और वो न्याय के प्रति वो रहती है, ठीक है। तो ये चीज़ हमने तीनों बॉडी को देखा है, यही यहाँ पे यही चीज़ बताया जा रहा है। आइए पढ़ते हैं। लोगों के लिए सरकार कई तरह से काम करती है, यानी लोग जो होते हैं, पीपल्स जो होते हैं, उनके लिए गवर्नमेंट कई तरह से काम करती है या नियम बनाती है यानी रूल बनाती है, निर्णय लेती है और अपनी सीमा में रहने वाले लोगों पर लागू करती है। यानी नियम बनाती है, निर्णय लेती है यानी डिसीजन लेती है, और सीमा में जितने भी हमारे सिटीजन रहते हैं, लोग रहते हैं, उन पर लागू करती है। जैसे अभी बताया कि विधायिका क्या करते हैं, कानून बनाते हैं, और कार्यपालिका क्या करते हैं, उसको एक तरह से लागू करते हैं, एक तरह से उस कानून को लागू करते हैं। नियम या कानून बनाने का काम व्यवस्थापिका भी करते हैं, इसको विधायिका को व्यवस्थापिका भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? व्यवस्थापिका। बनाए गए नियम के लिए गए निर्णयों पर सबों पर लागू करने का काम कार्यपालिका करती है। बताया जा रहा है वही चीज़ कि जो निर्णय अगर बनाता है विधायिका या व्यवस्थापिका, उस निर्णय को लागू करना कार्यपालिका का काम होता है, ठीक है। तो समझ में आ गया कि कार्यपालिका एग्जीक्यूटिव का काम क्या होता है कि जो भी नियम बना उसको एक तरह से ज़मीन पे हकीकत एक तरह से लागू करना, वो कार्यपालिका का काम होता है, ठीक है। व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग है। अगर कहीं कोई विवाद होता है या कोई अपराध करता है तो समाधान के लिए लोग न्यायालय जाते हैं। देख लिए कि तीसरा बॉडी क्या बताया, न्यायालय। अगर व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका सरकार के अंग है, अगर कहीं कोई विवाद होता है,
कोई अपराध होता है या कोई समाधान के लिए लोग क्या करते हैं, न्यायालय जाते हैं। न्यायालय को अंग्रेजी में कोर्ट बोलते हैं, ठीक है। न्यायालय भी सरकार का ही अंग है। आगे की कक्षा में इसके बारे में विस्तार से पढ़ेंगे, यानी आगे कक्षा में, यानी अगले क्लास में की बुक में हम इसको एक तरह से विस्तारित रूप से पढ़ेंगे। तो न्यायपालिका का काम जो होता है न्याय देना, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। सरकार के स्तर, यानी सरकार का स्तर है, किस किस मतलब सरकार के लेवल है कि किस किस लेवल पे काम करती है। पहली लेवल जो होता है वो केंद्र सरकार होता है। क्या होता है, केंद्र सरकार, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट जिसको बोलते हैं, ठीक है। दूसरा क्या होता है, राज्य सरकार, जिसको क्या बोलते हैं, जिसको स्टेट गवर्नमेंट बोलते हैं, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा क्या होता है, स्थानीय सरकार, ठीक है। आइए अब एक एक कर कर इसको पढ़ते हैं, ठीक है। देखिए सबसे पहला जो है, अब सबसे पहले आपको हम समझाने की कोशिश करेंगे कि सरकार की ये स्तर जो है, ये स्तर क्यों लाना पड़ा। यानी एक ही लेवल में नहीं हो सकता था कि केंद्र सरकार ही पूरे देश को एक तरह से काम कर लेती या पूरे देश को चला लेती। क्यों लाना पड़ा कि राज्य में अलग सरकार होगी, स्थानीय सरकार एक अलग होगी, फिर केंद्र सरकार अलग अलग मतलब लेवल पे है, क्यों बताइए क्यों। क्योंकि इसका कारण ये है स्टूडेंट, भारत जैसे देश, यानी भारत बहुत बड़ी देश है, समझ रहे हैं। भारत एक तरह से विशाल देश है, बहुत बड़ी देश है। हमारे यहाँ अलग बहुत सारी अलग अलग भाषा बोली जाती है, बहुत अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग रीति रिवाज को फॉलो किया जाता है, अलग अलग परंपरा है सबकी, जीवन शैली की जितनी भी विविधता, यानी कि जितनी भी डाइवर्सिटी है हमारे देश में, उस एक तरह से समृद्ध है। और उसको एक एकीकृत, यानी कि एक सिंगल गवर्नमेंट प्रशासनिक व्यवस्था का होना बहुत कठिन होता है। यानी एक सिंगल गवर्नमेंट होकर चलाना चाहता तो बहुत दिक्कत आती। इसलिए क्या किया गया कि 3 स्तर में इसको डिवाइड किया गया है, जिसको केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार बोलते हैं, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया होगा कि हमारे भारत जो है एक छोटी मोटी कंट्री नहीं, बहुत बड़ी कंट्री है, जहाँ पे इतनी सारी भाषाएं बोली जाती है, इतनी अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, इतने अलग अलग रीति रिवाजें हैं, अलग अलग जीवन शैली है लोगों को जीने का। तो इनको अगर एक गवर्नमेंट अगर एक तरह से उनको हैंडल करना चाहे तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि बहुत बड़ी कंट्री है। इसलिए क्या किया गया कि सबकी अलग अलग विशेषता की गई, अलग अलग गवर्नमेंट बनाई गई अलग अलग लेवल पे, लेकिन तीनों एक तरह से इंटरलिंक है। ये नहीं कि स्टूडेंट ये लोग अलग अलग है, ये है तीनों गवर्नमेंट हमारे भारत में ही अलग अलग स्तर पे है, अलग अलग लेवल पे बनाया गया, ठीक है। आइए पढ़ते हैं। राज्य स्तर से तात्पर्य पूरे प्रदेश से है। जैसे अपने बिहार राज्य में सरकार पूरे बिहार के लोगों के लिए काम करती है, यानी राज्य स्तर, यानी स्टेट लेवल का तात्पर्य यह है, यानी मतलब ये है कि जैसे अपने बिहार राज्य में, हमारा राज्य क्या है, बिहार राज्य है, उस बिहार राज्य में सरकार पूरे बिहार के लोगों की काम करती है। यानी बिहार में जितने भी डिस्ट्रिक्ट आती है, जैसे 38 डिस्ट्रिक्ट आती है ना, हैं 38 डिस्ट्रिक्ट आता है, उस 38 जिला में जितने भी लोग रहते हैं, जितने भी संस्था है, जितने भी चीज़ें हैं, उसको कौन देखेगा, तो बिहार सरकार देखेगी, ठीक है। ठीक उसी प्रकार झारखंड, उत्तर प्रदेश तथा अन्य राज्यों की सरकार अपने प्रदेश के निवासियों के लिए कार्य करती है। यानी इसी तरीके से अलग अलग जो राज्य है वहाँ भी अपनी उनकी अलग अलग सरकार होती है, और वो अपने अपने राज्य को एक तरह से देखभाल करते हैं, ठीक है, और निवासियों के लिए, यानी जो वहाँ पे रहते हैं उनके लिए कार्य करते हैं। केंद्र सरकार देश के सभी राज्यों के विकास के लिए कार्य करती है। यानी केंद्र सरकार जो होती है, यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, देखिए केंद्र यानी बीच में रहती है, सबको वो देखती है। केंद्र सरकार का मतलब हर किसी से वो रहता है, हर सरकार, जितनी भी सरकार है। तो केंद्र सरकार जो होता है वो क्या करती है, देश में जितनी भी राज्य हैं उसके डेवलपमेंट के लिए, विकास के लिए कार्य करती है, ठीक है।
इस पुस्तक के अगले अध्याय में स्थानीय सरकार के स्वरूप एवं कार्यों के बारे में विस्तार से जानेंगे। तो यानी स्थानीय सरकार है, जो पंचायती राज हम बोलते हैं, जिला परिषद बोलते हैं, उसके बारे में हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे। हम यहाँ पे सिर्फ अभी केंद्र सरकार और राज्य सरकार के बारे में पढ़ते हैं। राज्य सरकार क्या होता है, अपने राज्य के लेवल पे वो काम करती है। केंद्र सरकार वो पूरे राज्य को देखती है, पूरे राज्य के कार्य को करती है। कौन? केंद्र सरकार। और एक होता है हमारे देश में कुछ प्रदेश है जिसको केंद्र शासित प्रदेश बोलते हैं। तो केंद्र शासित प्रदेश जो होते हैं वो सीधा किसी राज्य की तरह नहीं होते हैं कि वहाँ पे मुख्यमंत्री होंगे या वहाँ पे कोई गवर्नमेंट चलती है। वो डायरेक्ट किनके कंट्रोल में होती है? वो सेंटर के कंट्रोल में होती है। यानी सेंट्रल गवर्नमेंट का उन पे एक तरह से नियंत्रण यानी कंट्रोल होता है। किन पे? केंद्र शासित प्रदेश देश पे किसका नियंत्रण होता है, कंट्रोल होता है? केंद्र शासित प्रदेश में सेंट्रल गवर्नमेंट का यानी कि केंद्र सरकार का। ये प्रदेश केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। ये प्रदेश क्या कहलाते हैं? केंद्र शासित प्रदेश कहलाते हैं। ठीक है, अब आइए आगे पढ़ते हैं। आपने मतदान के दिन वोट देने के लिए लोगों को पंक्तिबद्ध देखा होगा। यानी कि मतदान यानी जब लोग वोट देते हैं, वोटिंग जिस दिन होता है, तो आपने देखा होगा कि लोग पंक्तिबद्ध यानी लाइन से खड़े होते हैं। लोग सरकार चुनने के लिए मतदान करते हैं। यानी लोग गवर्नमेंट को चुनने के लिए क्या करते हैं? मतदान करते हैं। एक तरह से इलेक्शन के दिन वो जाते हैं, अपनी अपनी वोट देते हैं। देखते हैं हाथ पे निशाना होता है, वो वोट देते हैं। ऐसी सरकार को क्या बोलते हैं? लोकतांत्रिक सरकार बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बोलते हैं। ठीक है, लोकतांत्रिक सरकार कहते हैं। यह सरकार निर्धारित समय के लिए चुनी जाती है। यह सरकार जो होता है 5 साल यानी निर्धारित समय एक तरह से होता है, उसके लिए चुनी जाती है। यह आवश्यक नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाएगी। मतलब ये जरूरी नहीं है कि हर बार एक ही दल की सरकार चुनी जाएगी। मतलब जनता को जैसा लगता है कि जिस सरकार ने अच्छा काम किया, जनता अपने मन से अपने दिल से जो भी वोट देते हैं और जिसको जितनी ज़्यादा वोट मिलती है उसको क्या बोलते हैं? सरकार बन जाती है। ठीक है, इस प्रकार सत्ता की शक्ति जो होता है यानी कि जो रूल करते हैं, ये नहीं कि एक तरह से उनके पास शक्ति है। शक्ति किसके पास है? पावर यानी किसके पास है? तो वो लोगों के पास है, यानी पीपल्स के पास है। पीपल जिसको जिताएंगे वो क्या करेगा? वो सरकार बनाएगा। ठीक है, तो सत्ता का शक्ति हमेशा किसके पास है? सिटीजन के पास रहती है। लेकिन इससे अलग भी एक और सरकार होती है जिसे राजतंत्र बोलते हैं। हमारी लोकतांत्रिक सरकार के बारे में बताया कि इसमें क्या होता है? शक्ति हमेशा लोगों के पास होता है। लोग जिसको जिताएंगे वो रूल करेगा, वो क्या करेगा? लोगों की समस्या का ध्यान देगा, वो सरकार बनाएगा। मतलब लेकिन एक और सरकार होती है जिसको राजतंत्र बोलते हैं। ठीक है, राजतंत्र में सत्ता की सारी शक्ति राजा में निहित होती है। यानी राजतंत्र में क्या होता है कि जितनी भी शक्ति या पावर जो होता है वो राजा के पास होता है, किंग के पास होता है। ठीक है, उसमें क्या होता है कि वो अपने एक तरह से क्या करते हैं? अपने नस्ल दर नस्ल वो जिसको चाहते हैं वो अपने नस्ल में से बनाते हैं। नस्ल इन द सेंस वो अपने घर से, अपने फैमिली से, अपने वंशज से, अपने वंशज, अपने संतान से जो भी आ रहे हैं। जैसे हमने पढ़ा कि मुगल वंश पढ़ा, मुगल वंश। उस तरीके से ये राजतंत्र चलता था कि हम राजा हैं, उसके बाद हम अपने बच्चे को अपने उपाधि दे देंगे। तो वो चीज़ राजतंत्र में चलती थी। लेकिन लोकतांत्रिक सरकार में क्या होता है कि जो सत्ता का जो एक तरह से शक्ति जो होता है वो किसके पास होता है? पीपल्स के पास होता है, लोग के पास होता है। लोग क्या करेंगे? जिसको जिताएंगे, जिसको ज़्यादा वोट देंगे, वो क्या करेगी? वो सरकार बनेगी। फिर वो अगर अच्छा काम नहीं करती है फिर उसको वोट नहीं देते हैं जनता। तो एक तरह से शक्ति जो है वो जनता के पास है। ठीक है, तो यहीं तक रखते हैं वीडियो। इसमें हमने देखा कैसे सरकार काम करती है और कैसे जनता के पास सरकार चुनने की एक तरह से आज़ादी है या उनके पास एक शक्ति है। ठीक है, तो वीडियो यहीं तक रखते हैं। थैंक यू सो मच गाइस। आई होप वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।